स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? वैसे हमने थोड़े बहुत फैक्टर्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी पढ़े हुए हैं, राइट? तो सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ मेटल आयन। सो जो कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन की नेचर कैसी है? अब मेटल आयन की नेचर में क्या क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा, उसका साइज आ जाएगा, चार्ज बाय साइज रेशो आ जाएगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट? तो एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटल आयन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस। अगर पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन के ऊपर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एक मेटल आयन है, एक कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर +2 मेटल आयन का चार्ज है, ऑक्सीडेशन चार्ज का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल आयन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है, तो दोनों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा? हेक्सासाइनोफेरेट। हमारे पास अगर ये कॉम्प्लेक्स है, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ये वाला, +3 और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की +2। ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है ये कम स्टेबल होगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है ये ज्यादा स्टेबल होगा। साइज ऑफ मेटल आयन डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस। अगर मेटल आयन का साइज डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स आयन की इंक्रीज करेगी, ठीक है? तो वो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से चलेगा कि अगर हम पीरियड में मूव कर रहे हैं, राइट, तो पीरियड में एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, राइट? तो उस हिसाब से अगर सपोज फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, एक ले लेते हैं कॉपर, ठीक है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक सेम है, ठीक है, तो कोबाल्ट का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू कॉपर आयन, ठीक है, जब आप पीरियोडिक टेबल में चलते हो। तो किसका कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा? दोनों में से जिसका साइज छोटा होगा उसका कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट जो रखना है दैट इज चार्ज इज टू साइज रेशो। चार्ज देखो, एक जगह चार्ज आ गया, एक जगह साइज आ गया। अब हम दोनों को लेंगे, चार्ज इज टू साइज रेशो। तो अगर चार्ज इज टू साइज रेशो इंक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी इंक्रीज हो रही है। सो चार्ज इज टू साइज रेशो इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस, तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, राइट? चौथा पॉइंट है more electronegative metal ions form complexes with ligands having donor atom of high electronegativity and vice versa। यानी कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल, वैसे मेटल आयंस इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम एक सीरीज में चलें और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करें तो जो मेटल आयंस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे विद लिगेंड्स हैविंग डोनर एटम ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऐसे लिगेंड्स के साथ जिनमें डोनर एटम लगे हों हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल आयंस हैं तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे विद लिगेंड्स हैविंग डोनर एटम्स ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिगेंड्स में अगर लिगेंड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो अगर इंक्रीज हो रहा है, ऑफ कॉम्प्लेक्स भी इंक्रीज होगी। यानी कि लिगेंड्स के नेगेटिव चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज ऑन लिगेंड्स इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीज। पॉइंट इज साइज ऑफ लिगेंड डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड अगर इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी इंक्रीज। एंड चौथा पॉइंट जो आपने देखना है दैट इज प्रेजेंस ऑफ किलेटिंग लाइगेंड्स मेक्स द कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल। अगर किलेटिंग लाइगेंड लगा हुआ है तो वो कॉम्प्लेक्स को और भी ज्यादा स्टेबल बनाएगा। किलेटिंग लाइगेंड का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर बनाता है जितने भी बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, एक्सेट्रा, पॉलीडेंटेट शुरू हो जाते हैं, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एंड सो ऑन।
अगर ये लिगेंड्स लगे हुए हैं, they will form a ring like structure. They will form a ring like structure जिसको हम कहते हैं ठीक है, या किलेट रिंग्स या सिंपल किलेट्स या सिंपल किलेट्स, and the ligands are called chelating ligands. ठीक है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सलेटो आयन, ऑक्सलेटो लिगेंड, ऑक्सलेटो ये बाइडेंडेट लिगेंड है। तो ये जब सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन जो है वो मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो अगर दो इस तरह से जुड़ेंगे ऑक्सलेटो लिगेंड, तो ये देखो ना रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ये राइट? तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, एक ये भी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, 1 2 3 4 5, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। ठीक है, इसी तरह से ट्राइडेंडेट जब जुड़ेगा वो भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, उसको हम कहते हैं किलेटिंग लिगेंड्स। जो लिगेंड्स हैं उनको हम कहते हैं किलेट, और जो ये हैं जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ये, दिस इज कॉल्ड किलेट। है लिगेंड बल्कीनेस, अगर लिगेंड की बल्कीनेस इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, सॉरी लिगेंड की बल्कीनेस डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, लिगेंड की मैं फिर से बोल रही हूं, अगर लिगेंड बल्की है, बल्की मतलब बड़ा है ना, मेटल आयन के साथ बड़ा लिगेंड लगा हुआ है, ठीक है, तो जितना वो बड़ा होगा यानी उसकी बल्कीनेस ज्यादा होगी, उतनी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कम होगी, एंड वाइस वर्सा। जितना वो लिगेंड कम बल्की होगा उतनी उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यस, दैट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 इज दैट इज नेचर ऑफ मेटल आयन, राइट? तो नेचर ऑफ मेटल आयन के ऊपर भी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, और ये हमने पढ़ लिया था, पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल आयन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस। मैं इसलिए रिपीट कर रही हूं बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। Size of metal ion decreases, stability of complex increases, right? Then charge is to size ratio increases, stability of complex increases. ठीक है? Then more electronegative metal ions form complexes with ligands having donor atom of high electronegatividity and vice versa. और इनके सबकी points की explanation मैं आज आपको दूंगी with examples, right? So ये थे points जो कि ये बताते हैं कि मेटल आयन के ऊपर भी स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है, यानी कि मेटल आयन का नेचर कैसा है तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, एंड इसके लिए पहले एग्जांपल मैंने वैसे उस दिन बता दिया था, सो आई होप आपको याद होगा सबको। सो लेट मी जस्ट गो टू मेंटीमीटर, और ये क्वेश्चन है, यस द क्वेश्चन इज आउट ऑफ cobalt 2 and cobalt 3 complexes which one is more stable, and the code is 8767957। 2 ये वाला कॉम्प्लेक्स यानी कि कोबाल्ट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। हरी अप, out of cobalt 2 and cobalt 3 complexes which one is more stable? So 53 students have responded till now, 54 got only 58 पॉजिटिव चार्ज के ऊपर मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा, राइट? बेटा मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या बताइए कोबाल्ट +2 और कोबाल्ट +3 में से कौन ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। तो पहला फैक्टर ये है, जैसे मेटल आयन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी इंक्रीज होगी। दैट मींस द complexes formed by cobalt +3 are more stable than +2,
So these complexes are more stable than +2. Size of metal ion decreases, stability of complex ion increases. So complex की stability increase होगी, right? जैसे for example अगर हम compare करें, ये हमारे पास divalent ions हैं first transition series के. These are divalent ions, manganese +2, iron +2, cobalt etc. ठीक है? तो आयनिक रेडियस अगर हम देखें इनका तो इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. वैसे भी आपको मालूम है जब हम पीरियड में मूव करते हैं, व्हेन वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज कह लो या आयनिक रेडियस कह लो, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीज करता है. तो नेचुरली ये भी एक ट्रांजिशन सीरीज क्या है, ट्रांजिशन सीरीज उसमें आती है, सॉरी फोर्थ पीरियड में आती है. तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, इसका आयनिक रेडियस डिक्रीज होगा, राइट. सो मैंगनीज से जब हम आयरन में जा रहे हैं, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एक्सेट्रा, तो आयनिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग. हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एनॉमलस बिहेवियर है जिंक के केस में कि जिंक के उधर आके थोड़ा सा आयनिक रेडियस इंक्रीज हो गया. दैट इज ड्यू टू फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. वो इसलिए हुआ क्योंकि जिंक की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज फुली फिल्ड, और क्योंकि जिंक तक आते आते जो डी ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड हो गया, यानी कि उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ गए हैं और वो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं. एंड डी इलेक्ट्रॉन्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट. सो डी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रॉपरली स्क्रीन नहीं कर पाते आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को, राइट. तो इसलिए उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है. सो दैट्स व्हाई the ionic radius of zinc will be little more than copper. तो ये है order of stability, right? Order of stability बिल्कुल reverse हो जाएगा with ionic radius. तो मैंगनीज का आयनिक रेडियस ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है एज कंपेयर टू आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एक्सेट्रा. तो स्टेबिलिटी भी बेटा इंक्रीज होती जा रही है टिल कॉपर, एंड देन जिंक की थोड़ी सी डिक्रीज हो गई, वो इसके आयनिक रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है बिकॉज इसका आयनिक रेडियस इज लिटिल मोर देन कॉपर. चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि जब हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, चार्ज डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है. एंड दिस ऑर्डर इज कॉल्ड नेचुरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अर्विंग विलियम्स ऑर्डर. कंपाउंड्स formed by manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc ions with any particular ligand, ये ligand having following stability order. तो अगर ये वाले ions हैं किसी भी particular ligand के साथ ये complex बना रहे हैं तो ये order follow होगा. And this is called Irving-Williams order. To the regular decrease in size from manganese to copper and increase in size from copper to zinc. Point पढ़ा था electronegativity कि high electronegativity metal ion है तो it will form more stable complexes with ligands having donor atoms of high electronegativity, right? तो उसके basis पे ये जो metal ions है ना, they are divided into two categories. They are classified into two categories. इन metals को हम कहते हैं, एक को हम कहेंगे class A metals, ठीक है, और एक को हम कहेंगे class B metals. अब जो क्लास ए मेटल्स हैं ये कौन से आएंगे, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होंगे. दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स. अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से होते हैं, मेटल्स होते हैं विच हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे मेटल या ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं उनको बेटा हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, राइट. अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है. अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मोस्ट ऑफ द नॉन ट्रांजिशन मेटल्स, those transition metals having only a few d valence electrons, जिनके पास बहुत कम d इलेक्ट्रॉन्स हो, 1 2 3, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, ठीक है. तो such metals have relatively few electrons beyond an inert gas core. Beyond an inert gas core का क्या मतलब हुआ, जैसे ये स्कैंडियम है, सॉरी स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21. तो जब 21, हाँ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हो तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो आर्गन 18 3d1 4s2. तो इनर्ट गैस
कोर, दिस इज इनर्ट गैस कोर। तो इसके बियॉन्ड सिर्फ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स हैं डी में, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है डी में स्कैंडियम के केस में। इसी तरह से टाइटेनियम लिखोगे तो यहाँ पे 3d2 आ जाएगा, इसी तरह से वेनेडियम लिखोगे तो यहाँ पे 3d3 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्लास बी मेटल्स। अब क्लास बी मेटल्स कौन से हैं? दीज आर हैवी मेटल्स। ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैवी मेटल्स हैं, यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स में आ जाएंगे, जैसे रोडियम हो गया, पैलेडियम, सिल्वर, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, लेड एक्सेट्रा। तो ये हैवी मेटल्स में आएंगे और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, यानी कि दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, बट उतनी नहीं है जितनी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। ठीक है, दे हैव लेस टेंडेंसी। ठीक है, सो क्लास ए मेटल्स जो हैं विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स वीकली, form most stable complexes with the ligands having electronegative atoms such as nitrogen, oxygen, fluorine। यानी कि क्लास ए वाले मेटल जो हैं वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। और जो क्लास बी मेटल्स हैं दे विल फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स क्या? कंटेनिंग फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। पाई एक्सेप्टर्स होते हैं कि पहले तो ये लिगेंड्स जो है मेटल आयन के साथ शेयर, लिगेंड अपना लोन पेयर जो है मेटल आयन को डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, लेकिन मेटल आयन के पास जो फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसके डी ऑर्बिटल में, दैट विल बी बैक डोनेटेड टू द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ दीज डोनर एटम्स, एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ डोनर एटम्स। ठीक है, तो वो बैक डोनेशन करता है मेटल आयन वापस इन डोनर एटम्स के एम्प्टी वेकेंट ऑर्बिटल्स में। उसको हम कहते हैं पाई बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड पाई बैक बॉन्डिंग। क्लास ए के जो मेटल आयंस हैं दे विल फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, जबकि मेटल बी जो है क्लास बी में जो मेटल्स आते हैं दे विल फॉर्म मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स कंटेनिंग फास्फोरस, यानी कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर एटम्स हैं। पी हो गया, सल्फर, आर्सेनिक, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। एंड द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, इसका मतलब है जो स्टेबिलिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेचर ऑफ मेटल आयन के ऊपर स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। उसका चौथा पॉइंट है पोलराइजिंग पावर। With increase in polarizing power of central metal ion, stability of complexes also increases. तो stability complex ion की increase होती है। इसका मतलब हो गया कि stability is directly proportional to polarizing power of central metal ion। जैसे for example, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। For example, हमारे पास सिल्वर के हेलाइड्स हैं, we have silver halide, और ये जो सिल्वर हैलाइड्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर का मतलब हुआ कि ये टूट नहीं सकते, डिसोशिएट नहीं होंगे, दैट मींस दे हैव अ वेरी हाई स्टेबिलिटी। लेकिन अगर हम इसमें हैलाइड्स की ऑर्डर देखें, फ्लोराइड का, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ठीक है, आयोडाइड, तो इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा, iodide complex will be more stable than bromide complex, which is more stable than chloride complex, which is more stable than fluoride. Why? Because ये जो iodide ion है, right, it gets more polarized by silver ion। ये जो silver metal ion है ये इस iodide के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा पोलराइज। you know what is polarization? आपको पता है जब एक कैटायन जो होता है, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होता है, राइट, और यहाँ पे ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एनायन का, राइट, तो पहले वो उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो रही, उसमें कोई डायपोल नहीं बना हुआ, लेकिन जब ये कैटायन इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अप्रोच करता है तो इट डिस्टॉर्ट्स इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा and it will create a negative and positive charge on two poles।
सो 2 पोल्स आर क्रिएटेड, जिसको हम कहते हैं डायपोल, राइट। तो पॉजिटिव कैटायन है, दैट मींस इट विल अट्रैक्ट द नेगेटिव पार्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिसकी वजह से उसमें डिस्टॉर्शन हो जाती है, एंड दिस डिस्टॉर्शन इज नोन एज पोलराइजेशन। और कैटायन कितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज उसका लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितना डिस्टॉर्ट कर सकता है, दैट इज नोन एज इट्स पोलराइजिंग पावर, दैट इज नोन एज पोलराइजिंग पावर। और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो रहा है उसकी हम कहते हैं एबिलिटी, मतलब उसकी कैपेसिटी या एबिलिटी टू गेट polarized, to get polarized।